हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। इसमें हम लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ा हुआ था, और उसके साथ में हम लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी देखा हुआ था, और साथ ही में जो है हम लोगों ने शुरुआत के जो है दो इंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े भी थे। एक तो था हाइपोथैलेमस और दूसरा था पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, इनके जो है ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा हुआ था। ये कौन से टाइप्स के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं और इनके हार्मोन्स के फंक्शंस भी हम लोगों ने देखे हुए थे। ठीक है, तो शुरुआत के दो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे लास्ट वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग जो है नेक्स्ट जो है आने वाले अपकमिंग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे थे। सबसे ऊपर कौन सा ग्लैंड पे आ जा रहा था? हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद में उसी से लगा हुआ ग्लैंड था पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और ब्रेन में ही पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के जस्ट पीछे साइड में पाया जाता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने ये ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है। ये आपका यहाँ पर था हाइपोथैलेमस, यहाँ पे था आपका हाइपोथैलेमस। ये आगे की तरफ था पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड था। इसी से जस्ट लगा हुआ पीछे की तरफ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, दूसरे कलर से बना देता हूं मैं। यहाँ पर ऐसे पीछे की तरफ लगा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें पीनियल ग्लैंड के बारे में देखेंगे। पीनियल ग्लैंड के बाद जस्ट उसके नीचे उतर के आते हैं तो गले में हमारे ग्लैंड होती है जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ होता है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड से जस्ट पीछे की तरफ उसी के जस्ट पीछे लगा होता है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है जस्ट उसके नीचे उतर करके जो है हमारे चेस्ट साइड में जो है चेस्ट रीजन में जो है यहाँ पर जो हमारा ब्रेस्ट बोन होता है उसके जस्ट पीछे, ठीक है, हमारे जो थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो है पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसके साथ में थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो है हम लोग थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मतलब इन टोटल हम लोग बोलें तो आज हम लोग 4 ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये चारों इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब हम लोग इनके जो है कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं और उन हार्मोन का फंक्शन क्या हो सकता है उसके बारे में एकदम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है एकदम से अटेंटिव होकर के तैयार हो जाइए और वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पीनियल ग्लैंड मैंने आपको बताया, पीनियल ग्लैंड का जैसे स्ट्रक्चर बताया कि कहाँ पर पाया जाता है, ये हमारे फोर ब्रेन वाले पार्ट के हिस्से में ही पाया जाता है। ठीक है, फोर ब्रेन वाले हिस्से में ही पाया जाता है, और ये हाइपोथैलेमस से जस्ट ऐसे पीछे की तरफ लगा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से जस्ट पीछे की तरफ लगा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये पीछे की तरफ ऐसे धसा हुआ होता है। ठीक है, हमारे पीछे की तरफ में ऐसे, यहाँ पीछे की तरफ कान के पीछे ऐसे पीछे की तरफ में धसा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ आगे पॉइंट में अगर हम लोग देखें, पॉइंट में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा है, कह रहा है कि प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, मैंने बताया कि फोर ब्रेन का ही हिस्सा होता है लेकिन फोर ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, ये हार्मोन कौन सा बनाता है? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन नाम का ये हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, अब मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, इसके फंक्शन को अगर हम लोग देख लें तो मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये हमारा 24 आवर जो 24 आवर का जो कह सकते हैं रेदमिक रेगुलेशन होता है। ठीक है, 24 आवर का रेदमिक रेगुलेशन होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं डाईयूरेनल एक्टिविटी। ठीक है, डाईयूरेनल एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। रिदमिक एक्टिविटी मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग 24 घंटे में जो हम लोग बेसिक हमारी बॉडी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है उसको ये रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, जैसे कब सोना है, कब जागना है, मेनली जो हमारी हैबिचुअल चीजें होती है उनको ये कंट्रोल करने का काम करती है। जो डेली बेसिस में हमारे लाइफ में हो रहा होता है उसको ये प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कराने का काम करती है। जैसे एग्जांपल के लिए स्लीप वेक साइकिल, सोने और जागने का जो साइकिल होता है उसको कंट्रोल करती है। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखती है, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। उसके साथ में हमारे बॉडी के सेलुलर मेटाबॉलिज्म को भी ये रेगुलेट करने का काम करती है, और उसी के साथ में ये पिगमेंटेशन भी करवाती है। ठीक है, जो हमारे स्किन का कलर है इसके कलर को भी मेंटेन रखने का काम यही करवा रही होती है मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जो ब्लीडिंग फेज आता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड में, जो ब्लीडिंग फेज आता है, या फिर कह सकते हैं सॉरी ब्लीडिंग फेज सिर्फ एक नहीं कह सकते हैं, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसमें ब्लीडिंग फेज भी इन्वॉल्व होता है, और उसके साथ साथ में जो है जो
कह सकते हैं कि इंडोमेट्रियम की वॉल का डेवलपमेंट होना, फिर उसका ब्रेकडाउन होना, ये सब प्रोसेस को जो है कौन रेगुलेट करवा रहा है? मेलेटोनिन हार्मोन हमारा ये भी रेगुलेट करवा रहा होता है। नेक्स्ट है डिफेंस कैपेबिलिटीज। डिफेंस कैपेबिलिटीज का मतलब यहाँ पर है ये जो है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी जो है प्रमोट करने का या फिर उसकी भी एक्टिविटी को ये रेगुलेट करवाने का काम कर रहा होता है। ठीक है, ये पीनियल ग्लैंड हो गया भाई। पीनियल ग्लैंड हमारे फोर ब्रेन के मतलब पोस्टीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है और ये मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड होता है मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करता है और ये 24 आवर डाईयूरेनल रिदमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जो हमारी डेली बेसिस की लाइफ एक्टिविटी होती है उनको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, कौन कौन सा था वो हम लोगों ने देख लिया, स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटीज को जो है ये रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड हमारा सिर्फ इतना ही था। हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे थायराइड ग्लैंड। ठीक है, हमने बताया थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है, ये हमारे ट्रैकिया के जस्ट ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक है, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर लगा हुआ होता है, ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया के ऊपर ये देखिए ये जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, यही क्या होता है हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, दिख रहा है आपको पिक्चर? दिख रहा है अच्छे से, इसी को थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, इसमें 2 लोब पाए जा रहे हैं। देखो, एक ये कह सकते हैं हम लोग, ये राइट लोब हो गया और ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया आपका लेफ्ट लोब हो गया। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट लोब में जो है डिवाइडेड होता है। ठीक है, कह रहा है कि आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है हमारा। ठीक है, ये ट्रैकिया हमारा, ट्रैकिया के दोनों तरफ क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंटरकनेक्टेड बाय द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द इस्थमस। ठीक है, अब ये दोनों जो राइट और लेफ्ट जो इसके लोब होते हैं, ये दोनों लोब किससे कनेक्टेड हैं? थिन फ्लैप, फ्लैप मतलब कह सकते हैं पतली सी मेम्ब्रेनस झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर कह सकते हैं ढक्कन जैसा, एक कह सकते हैं फ्लैप मतलब क्या होता है, कवरिंग। ठीक है, मतलब ट्रैकिया के ऊपर एक कवरिंग ऐसे चढ़ी हुई है जो दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। तो इस्थमस की मदद से जो है ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब हम लोग अगर आगे देखें, ठीक है, ये तो लोकेशन देख लिया हम लोगों ने कि कहां पर पाया जाता है, और इसका स्ट्रक्चर देख लिया कि कैसे ट्रैकिया जो है कैसे हमारा थायराइड ग्लैंड बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसके जो है एनाटॉमी की बात करें, इसके एनाटॉमी की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको जो है इसके कह सकते हैं थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन या फिर इसका थोड़ा सा टिश्यू कट करके इसमें हम लोग इसका कह सकते हैं डिटेल देख रहे हैं, कि डिटेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इसमें जो है क्या क्या पोर्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या क्या चीजें इसके अंदर पाई जा रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन इसका कट करके जब जूम करके इसके अंदर देखते हैं, इसमें जो है कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे एक तो फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक तो फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और दूसरा पैराफॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पैराफॉलिकुलर सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब फॉलिकुलर सेल और पैराफॉलिकुलर सेल्स कैसे होती हैं और ये काम क्या करती हैं, वही हमको देखना है। देखो यहाँ पर जो छोटी छोटी सेल्स बनाई है मैंने, ये क्या है, ये आपकी पैराफॉलिकुलर सेल है। जो थोड़ी सी बड़ी सेल्स हैं, ठीक है, जो थोड़ी सी बड़ी सेल्स कलेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स बोलते हैं या फिर फॉलिकुलर सेल्स बोला जाता है। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स या फॉलिकल्स इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये बड़ा सा जो सेल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको जो हम लोग फॉलिकल्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं उसको पैराफॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके साथ में जो है यहाँ पर जो है कुछ स्ट्रोमल सेल्स भरे हुए होते हैं। ठीक है, मतलब इनके साथ में जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स भरे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू, मतलब कह सकते हैं जो इनको कंपोज करके रखा हुआ, जो एकदम साथ में जोड़ करके रखा हुआ, इसको हम लोग स्ट्रोमल टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है, स्ट्रोमल टिश्यू का एज सच कोई फंक्शन नहीं है, हमको सिर्फ फॉलिकुलर सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स के फंक्शंस को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पैराफॉलिकुलर सेल्स का फंक्शन देखेंगे। ठीक है, पैराफॉलिकुलर सेल का फंक्शन देखेंगे। ये पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं ये रिलीज करती हैं एक हार्मोन जिसका नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। क्या नाम होता है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम लोग टीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीसीटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये टीसीटी हार्मोन या टीसीटी हार्मोन या थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन करता क्या है, ये क्या करता है, ये एक टाइप का कह सकते हैं हाइपोकैल्सिनेशन करवाता है। क्या करता है,
हाइपोकैल्सिनेशन करवाता है। हाइपोकैल्सिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर जो कैल्शियम आयन है, ठीक है, जो कैल्शियम आयन है उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने का काम कर रहा है। हाइपोकैल्सिनेशन से कैसे मेंटेन रखने का काम कर रहा है? मान लीजिए आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा, बॉडी फ्लूइड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उसको जो है ये कम करने का काम करता है। अब ये कम कैसे करता है उसको ही हम लोगों को देखना है। ये कम कैसे करता है भाई? देखिए ये क्या करता है, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयन लेवल है उसको क्या करता है, ये डिक्रीज करने का काम करता है। उसको क्या करता है? डिक्रीज करने का काम करता है। कैसे डिक्रीज करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्लड कैल्शियम इन द बोन मैट्रिक्स। ये क्या करेगा? ये मान लीजिए यहां पर मैं, ये आपका ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। अब यहीं बगल में जो है मैं कोई एक बोन बना दूं, ये क्या है? बोन है। अब ये क्या करता है, टीसीटी हार्मोन क्या करता है, ये यहां से कैल्शियम आयन को उठा करके, ठीक है, यहां से कैल्शियम आयन को उठा करके ये क्या करता है, ये कैल्शियम आयन को उठा करके क्या करेगा, ब्लड से बोन में डिपॉजिट करवा देता है। वही पॉइंट हमारा कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्लड कैल्शियम इन द बोन मैट्रिक्स, ठीक है, ब्लड के अंदर से कैल्शियम आयन को उठा करके बोन मैट्रिक्स में डाल देता है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयन एक्स्ट्रा रहा होगा उस वो क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। और मान लीजिए अब बोन के अंदर डिपॉजिट करने के बाद भी जो है आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन अभी भी ज्यादा है, तो क्या करेगा, एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम आयन थ्रू द किडनी। अब किडनी के थ्रू क्या करेगा, ये फिल्ट्रेशन करवा करके यूरिन के थ्रू जो है एक्स्ट्रा कैल्शियम आयन को जो है ये रिलीज करवा देगा, ठीक है। किडनी से जो है फिल्ट्रेट करा करके, फिल्ट्रेशन करा करके जो है एक्स्ट्रा कैल्शियम आयन को जो है एलिमिनेट करवा देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है। इसी वजह से थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ब्लड से आपके कैल्शियम लेवल को कम करने का काम कर रहा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, तो फॉलिकुलर सेल्स की बात करें, ठीक है, फॉलिकल्स या फॉलिकुलर सेल्स की बात करते हैं, तो ये जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन को ये रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का मेन हार्मोन ही क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है भाई? अब कह सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये दो टाइप का, मतलब कह सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है T3 हार्मोन। क्या होता है? T3 हार्मोन होता है, ठीक है। एक T3 थायरॉक्सिन हार्मोन होता है और एक T4 थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। अब T3 और ये T4 कैसे होता है भाई? अगर इसको देखते हैं, जो T3 हार्मोन होता है इसको हम लोग ट्राई आइडोथायरोनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई आइडोथायरोनिन बोलते हैं। और वही T4 वाले को हम लोग टेट्रा आइडोथायरोनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रा आइडोथायरोनिन बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के जो है थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं, एक ट्राई आइडोथायरोनिन होता है जिसको T3 हार्मोन बोलते हैं, और एक टेट्रा आइडोथायरोनिन होता है जिसको हम लोग T4 हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। ये कौन रिलीज कर रहा है? फॉलिकल सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं फॉलिकल्स रिलीज कर होते हैं। देखो फॉलिकल का मैं स्ट्रक्चर अगर आपको बना के दिखा दूं एक बार, देखो फॉलिकल्स कैसे बना होता है, ऐसे जो है ढेर सारे फॉलिकुलर सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, ऐसे ढेर सारे फॉलिकुलर सेल से मिलकर के फॉलिकल्स बने होते हैं। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स जो फॉलिकुलर सेल्स मिल करके ये फॉलिकल का डायग्राम बना रहे होते हैं या स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, इनके बीच में जो है एक कैविटी पाया जाता है जिसके अंदर जो है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एक स्पेशल टाइप का, ये फॉलिकल्स के अंदर जो है स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थायरोग्लोबिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? थायरोग्लोबिन, या फिर हम लोग कह सकते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोबिन या थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है ये इसके अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन इसके अंदर भरा हुआ होता है, और ये क्या करता है, ये जो फॉलिकल्स जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बना रहे होते हैं ना, जो फॉलिकल थायरॉक्सिन हार्मोन बना रहे होते हैं, इनमें जो है ये आयोडीन ऐड करने का काम करता है। क्या करता है? आयोडीन ऐड करने का काम कर रहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोडीनेशन। क्या बोलते हैं? आयोडीनेशन। देखिए यहाँ पर जो है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेल्स भरे हुए इसको क्या बोलते हैं?
थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन एक्स्ट्रा प्रोटीन भरा होता है, एक्स्ट्रा स्पेशल प्रोटीन भरा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। और ये क्या करता है, आयोडीनेशन का काम करता है। आयोडीनेशन किसका करता है, थायरोक्सिन हार्मोन का आयोडीनेशन करता है। मतलब थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन ऐड होता है। ठीक, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन एडेड होता है, इसी वजह से इसका नाम भी क्या है, टेट्राआइडोथायरोनिन और ट्राईआइडोथायरोनिन। मतलब इसमें क्या है, आयोडीन की मात्रा एडेड है, या फिर कह सकते हैं आयोडीन एलिमेंट जो है एडेड होता है। अब T3 हार्मोन में जो आयोडीन की मात्रा होती है ये 3 होती है। ठीक है, यहाँ पर 3 आयोडीन लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 आयोडीन लगा हुआ होता है, और टेट्राआइडोथायरोनिन में 4 आयोडीन लगा हुआ होता है। ठीक है, ये जो 3 और 4 आयोडीन लगे हुए हैं T3 हार्मोन, T3 थायरोक्सिन और T4 थायरोक्सिन में, ये कौन करवाता है, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन करवाता है। यही जो है आयोडीन को ऐड करवा रहा होता है फॉलिकल्स से जो हार्मोन बन रहा होगा उसमें। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी तो आयोडीनेशन नहीं हो पाएगा, और जब आयोडीनेशन नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। अगर हम लोग देख लें तो जो है T3 हार्मोन मैंने बताया, एक तो T3 हार्मोन बनता है और एक क्या बनता है, T4 हार्मोन बनता है। ठीक है, अब जो T3 हार्मोन होता है इसका कंसंट्रेशन, मान लीजिए टोटल कंसंट्रेशन अगर हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन का जो है T3 और T4 को मिलाकर अगर 100% मान लेते हैं तो उसमें जो है T3 हार्मोन जो है सिर्फ और सिर्फ 20% बनता है। T3 हार्मोन सिर्फ और सिर्फ 20% बनता है, और T4 हार्मोन जो होता है ये 80% बनता है। T4 हार्मोन ये 80% बन रहा होता है। ठीक है, अब जो T3 हार्मोन होता है जो 20% ही सिर्फ बन रहा है, ये जो है सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म में रहता है। सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म में रहने का मतलब ये है, यही जो है बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उनको रेगुलेट करवाने का काम कर रहा होता है। T3 हार्मोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। T4 हार्मोन जो है एज सच एक्टिव होता ही नहीं है। ठीक है, T4 हार्मोन अगर T4 के ही फॉर्म में रह गया तो उसका कोई फंक्शन हमारी बॉडी में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये T4 हार्मोन जो है घूमते घूमते हमारे लीवर के पास में चला जाता है। कहां पर चला जाता है, हमारे लीवर के पास में चला जाता है, और लीवर जो है यहाँ पर कह सकते हैं डी आयोडीनेशन करवा देता है। मतलब वहां से जो है आयोडीन का रिमूवल करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आयोडीन थे, यहाँ पर 4 आयोडीन थे, तो 4 आयोडीन में से एक आयोडीन क्या करा देगा, माइनस करा देगा, निकाल देगा, और ये फिर कितना बन जाता है, ये वापस से T3 हार्मोन बन जाता है। ठीक है, थायरोक्सिन T3 हार्मोन बन जाता है। अब जैसे ये T3 बन गया तो ये भी क्या हो गया, हमारे बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में ये भी पार्टिसिपेट करना चालू कर देता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये भी क्या हो जाएगा, मोस्ट एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो T4 को T3 में कौन कन्वर्ट करता है, लीवर कन्वर्ट करता है, और ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है, T4 का होता है। मतलब थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा ज्यादा बनता है, T4 थायरोक्सिन हार्मोन जो है ज्यादा बन रहा होता है। एक्टिव कौन होता है ज्यादा, T3 ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, T3 ज्यादा एक्टिव होता है, यही हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम कर रहा होता है। T4 एज सच एक्टिव नहीं होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब वो लीवर में जाएगा वहां से जो है आयोडीन का रिमूवल होगा, फिर वो T3 में कन्वर्ट होगा, और वो फिर भी वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, मोस्ट एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थायरोक्सिन हार्मोन, और इधर हो गया आपका थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराफॉलिकुलर सेल्स थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज करती हैं, जो कि क्या कराता है, हाइपोकैल्सिनेशन कराता है, हमारे ब्लड के अंदर से कैल्शियम आयन को रिमूव करके हमारे बोन के अंदर डिपोजिट करवाता है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया, इसका तो फंक्शन भी हम लोगों ने यहीं पर देख लिया थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का। यहाँ पर हम लोगों ने थायरोक्सिन हार्मोन देखा, कौन बनाता है, फॉलिकल सेल्स बनाते हैं। ठीक है, फॉलिकल सेल्स बनाते हैं, और फॉलिकल सेल्स में आयोडीनेशन कौन करवाता है, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन जो है आयोडीनेशन करवाने का काम करता है। ठीक है, दो टाइप के हार्मोन बनते हैं, एक तो T3 बनता है और एक T4 बनता है। T3 ज्यादा एक्टिव होता है, फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव होता है, T4 जो है एज सच एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से T4 लीवर में जाता है, वहां पर जो है डी आयोडीनेशन होगा, या फिर कह सकते हैं आयोडीन का रिमूवल होता है, और वो भी क्या हो जाता है, T3 में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो भी क्या हो जाएगा, मोस्ट एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन देख लेते हैं कि ये क्या काम करता है। क्या काम करता है भाई थायरोक्सिन हार्मोन, ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को। किसको, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, या फिर रिएक्शन। आरएक्शन का मतलब रिएक्शन। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं,
मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो उन मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने, घटाने या फिर कह सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में रखने का ये काम कर रहा होता है, ठीक है। और उसके साथ में क्या करता है, ये आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, मतलब आरबीसी प्रोडक्शन को भी ये प्रमोट करने का काम करता है। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन आरबीसी के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करने का काम करता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन को प्रमोट करने का काम करता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है प्रमोट करता है, ठीक है। अब ये जब ये रेगुलेट बीएमआर कर रहा था ना, तो उसी टाइम पर जो है ये क्या कर रहा था, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को भी ये प्रमोट कर रहा था, या फिर कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं, फैट्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को जो है इंक्रीज करने का काम कर रहा होगा। मतलब इनका ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन करवाएगा, ताकि जो है हमारे बॉडी को जो है एनर्जी सही से मिलती रहे, ठीक है। और क्या कर रहा है, और वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है। मतलब कह सकते हैं ये किडनी के ऊपर भी काम कर रहा होगा, ताकि जो है ये हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन रख सके। बॉडी में कितना वाटर होना चाहिए, कितने आयंस होने चाहिए, उसको भी ये रेगुलेट करने का काम कर रहा होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये मेजरली 3 फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो हमने अभी बताया कि आयोडीन जो होता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो है बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वही लिखा है कि आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, ठीक है। नॉर्मली जो है कह सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए जो है आयोडीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर जो है सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, आयोडीन की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग अगर देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर किसी वजह से आयोडीन की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है, आयोडीन की मात्रा कम हो गई है, ठीक है। तब उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, या कह सकते हैं गिर जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनने लगता है, ठीक है। तो वही लिखा है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट कॉजेज। अगर मान लीजिए हमारे भोजन में, हमारे खाने में अगर आयोडीन की कमी हो गई, तो हमारे बॉडी में भी आयोडीन की कमी हो जाएगी, और हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, ये थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनाने लगेगा, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपो मतलब होता है कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन की मात्रा बन रही थी वो अब कम हो गई, थायरॉक्सिन हार्मोन कम बन रहा है, ठीक है, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब इसकी वजह से जो है देखो थायरॉक्सिन हार्मोन तो हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन आयोडीन की कमी की वजह से वो थायरॉक्सिन हार्मोन उतना बना नहीं पा रहा है। तो इस केस में जो है, जो हमारा थायरॉक्सिन ग्लैंड होता है, सॉरी जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इनलार्ज होने लगता है, वो बड़ा होने लगता है। देखिए यहाँ पर ये देखो थायराइड ग्लैंड क्या हो गया है, बड़ा हो गया, फूल गया है एकदम से। देखो इसका गला कैसा हो गया, फूल करके आगे चला आया है, ठीक है। तो वही कह रहा है इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ करके क्या करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन को जो है कह सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन के कंसंट्रेशन को पूरा करने का काम करेगा, पूरा करने की कोशिश करता है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि आयोडीन की कमी थी, तो वो उतने नंबर ऑफ, या फिर कह सकते हैं उतने साइज के सेल्स जो है उसको बना नहीं पा रहे थे, ठीक है, उतना थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आयोडीन की कमी थी। इस केस में थायराइड ग्लैंड सोचता है कि हम अपने नंबर को ही बढ़ा लेते हैं, साइज को भी बढ़ा लेते हैं, तो हो सकता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा बनने लगे, क्योंकि हमारी बॉडी को थायरॉक्सिन हार्मोन की जरूरत है। उस केस में ही जो है ये थायराइड ग्लैंड हमारा बड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर। क्या बोलते हैं, सिंपल ग्वाइटर, हिंदी में जो है घेंघा रोग बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये तो हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म, हम लोगों ने हाइपोथायरॉयडिज्म देखा, अगर आयोडीन की कमी हो जा रही है तब, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म जो हमारा सिंपल ग्वाइटर हो रहा था, किसकी वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है अगर मान लीजिए किसी प्रेग्नेंट फीमेल में होता है तब क्या हो जाएगा, और अगर किसी नॉर्मल एडल्ट फीमेल में हो रहा है तो तब क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर प्रेग्नेंट फीमेल की बात करते हैं, अगर प्रेग्नेंट फीमेल में देखें कि उसके अंदर जो है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, अगर थायराइड ग्लैंड जो है कम हार्मोन बना रही है, या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन कम हो रहा है, तो तब क्या होगा, तो प्रेग्नेंट फीमेल में जो बच्चा होगा ना वो डिफेक्टिव हो जाएगा, उसके अंदर कुछ न कुछ कमियां आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि भाई थायरॉक्सिन हार्मोन जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जो है बहुत अच्छे से जो है रेगुलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो है अब फीमेल की बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही सही से नहीं चल रही होगी, तो बच्चे का न्यूट्रिशन कैसे ही कर पाएगी। इस केस में क्या हो जाता है, बच्चा जो है डिफेक्टिव हो जाता है, और वो उसका जो ग्रोथ होता है वो स्टंटेड हो जाता है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब जो है हाइट रुक जाती है, बच्चे का जो हाइट होता है वो
कम हो जाता है, ठीक है। तो कम हो जाता है, इसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरेटिनिज्म बोलते हैं। अगर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बच्चे का ग्रोथ जो है रुक रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरेटिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरेटिनिज्म। अगर माँ के अंदर जो है, जब प्रेग्नेंट फीमेल थी उसके अंदर क्या हो गया, उस टाइम पर हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन सही से नहीं बन रहा होगा, तो उस केस में बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी, रुक जाएगी। जिसको जब जो बच्चा पैदा होगा उसका ग्रोथ कैसा होगा, स्टंटेड होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरेटिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और बच्चे का जो मेंटल हेल्थ होगा ना, वो भी गड़बड़ हो जाता है। इसी वजह से बोलते हैं कि बच्चा कैसा होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, ठीक है। उसके अंदर आपको मेंटल रिटार्डेशन देखने के लिए मिलेगा। अब मेंटल रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, मतलब बुद्धि क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा, मतलब दिमाग से कमजोर हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसका आईक्यू लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बॉडी का जो हमारे कह सकते हैं, जो हमारे बॉडी के ऊपर जो स्किन होता है, वो स्किन कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा स्किन मोटा हो जाता है। ये सब स्किन जो देख रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा स्किन थिक हो जाता है, ठीक है, थिक हो जाता है, बहुत ज्यादा लेदरी हो जाता है, ठीक है। तो एबनॉर्मल स्किन हो जाता है। और इसके साथ में डेफ म्यूटिज्म भी हो सकता है, मतलब बच्चा गूंगा और बहरा भी हो सकता है अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो ये सारी समस्या जो है बच्चे को फेस करने के लिए मिल सकती है, ठीक है। अब अगर नॉर्मल एडल्ट फीमेल में हो रहा है, नॉर्मल एडल्ट फीमेल में हो रहा होता है, तो उसमें जो है इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगता है, ठीक है। मतलब जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो इररेगुलर, मतलब नॉर्मली जो है 28 टू 30 डेज का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, ये तो 20 ही दिन का हो जाएगा, 40 दिन का हो जाएगा, 60 दिन का हो जाएगा। मतलब वो साइकिल का ड्यूरेशन क्या हो जाता है, इररेगुलर हो जाता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाता है अगर हाइपोथायराइडिज्म अगर किसी नॉर्मल फीमेल में हो रहा है, वो प्रेग्नेंट नहीं है तब, ठीक है। अब आगे देखते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड जो है ज्यादा ही एक्टिव हो गई है। क्या हो गई है, ज्यादा ही एक्टिव हो गई है, सॉरी, ज्यादा ही एक्टिव हो गई है। उस केस में जो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ज्यादा ज्यादा बनने लगा है। थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा ज्यादा, बहुत ज्यादा ही बनने लगा है, एबनॉर्मली जो है बहुत ज्यादा बनाने लगा है, ठीक है। ऐसा क्यों रहा होता है, क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हमारे थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं ना, उसमें कैंसर हो गया है। क्या हो गया है, कैंसर हो गया, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड हो जाती है वो कैंसराइज्ड हो जाती है। अब कैंसराइज्ड सेल क्या होती हैं, एबनॉर्मली ग्रो करने लगती हैं, ठीक है, उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। अब जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतना ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। अब जितना ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होगा, अब थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन हम लोगों ने देखा था, क्या करता था, हमारे बॉडी के बीएमआर को जो है रेगुलेट करने का काम करता था। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम करता था। और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का भी क्या करता था, ब्रेक डाउन करवाता था, उनके मेटाबॉलिज्म को भी तो प्रमोट करता था, ठीक है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन मान लीजिए हमारे बॉडी में जब नॉर्मल कंडीशन में होगा, तो हमारे बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट, जितना ग्लूकोज तोड़ना है, उतना ही तोड़ करके जो है एनर्जी बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जब हाइपर थायराइडिज्म हो गया, मतलब ज्यादा थायरॉक्सिन बनने लगा, तो ज्यादा ग्लूकोज, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा प्रोटीन को तोड़ेगा और ज्यादा एनर्जी बनाना चालू कर देगा। तो इस केस में जो है, जो हमारे बॉडी में जो रिजर्व फूड होता है ना, वो रिजर्व फूड रिजर्व नहीं रह जाता, उन सबको जो है वो क्या करेगा, उन सबको जो है तोड़ तोड़ करके उससे एनर्जी बढ़ाता रहेगा, जिसकी वजह से जो है हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ा रहता है और हमारा बीएमआर भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इस केस में जो है, जो पर्सन होता है जिसके अंदर जो है ये हाइपरथायराइडिज्म का केस देखने के लिए मिलता है, वो पर्सन जो है एकदम सुखड़ा सा हो जाता है। मतलब कह सकते हैं उसके बॉडी में जो है ये रिजर्व फूड बच ही नहीं रहा है, सबको खर्च कर दिया जा रहा है। उसकी बॉडी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा स्किनी हो जाती है, ठीक है। वो पर्सन जो है बहुत ज्यादा स्किनी हो जाता है, पतला दुबला हो जाता है, और उसके बॉडी का टेम्परेचर भी क्या रहता है, हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर भी देखने के लिए मिलता है। अब एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर का मतलब क्या हुआ, इसके पहले हम लोगों ने सिंपल ग्वाइटर देखा था, जिसमें थायराइड ग्लैंड फूल जाती थी, और वो क्या होता था, हाइपोथायराइडिज्म के केस में होता था। ये क्या है, हाइपरथायराइडिज्म का केस है। इसमें क्या होगा, इसमें गले वले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होती है कि आंखें बाहर आ जाती हैं, आंखें ऐसे लगेगा सूज करके बाहर निकलने लगी, बाहर मतलब ऐसा निकल के नहीं आ जाएंगी, बाहर निकलने लगती, बाहर ऐसा लगेगा कि बाहर जैसे निकलते जा रही है, ठीक है। जैसे देखो ये आई बॉल देखो कैसे एकदम आगे आगे निकल के आ रही है, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो गया, ज्यादा ही थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा बनने लगा। ये क्यों हो रहा होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या कैसी हो जाती है, कैंसराइज्ड हो जाती है, ठीक है। इसके सेल कैंसराइज्ड हो जाते हैं, ज्यादा ही जो है नंबर में डिवाइड करना चालू कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन होने लगता है, मतलब ज्यादा ही थायरॉक्सिन हार्मोन बनने लगेगा, जिसकी वजह से जो है हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होता है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है, ठीक है। वही लिखा है मैंने यहाँ पर कि एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित
होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर कॉज होता है और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेव्स डिजीज किसकी वजह से होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा होता है ग्रेव्स डिजीज। इसमें क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, आई बॉल जो होती है ऐसे आगे की तरफ जो है बाहर बाहर ऐसे लगेगा कि आंखें बाहर की तरफ निकल आएंगे, ठीक है। बीएमआर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वेट लॉस होने लगता है, ठीक है। क्या होने लगेगा, वेट लॉस होने लगेगा। बीएमआर ज्यादा बढ़ेगा तो जो रिजर्व फूड होता है उसका भी ब्रेक डाउन करना चालू कर देगा, तो जिसकी वजह से स्किन बॉडी कैसा हो जाएगा, स्किनी हो जाएगा, शरीर के वजन क्या होता है, गिरने लगता है, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ग्लैंड आता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे की तरफ, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे की तरफ देखो, थायराइड ग्लैंड क्या था, ये आगे की तरफ क्या था, थायराइड ग्लैंड था, ठीक है। हमने पीछे डायग्राम में देखा था। इसी को जस्ट उल्टा कर दें, ठीक है। मान लो ये थायराइड ग्लैंड ऐसे था, ठीक है, थायराइड ग्लैंड ऐसे था, अब इसी को उल्टा कर देंगे तो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब पीछे की तरफ जो है यहाँ पर यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे पैराथायराइड ग्लैंड में, पैराथायराइड ग्लैंड कैसे बनता है, ये थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ जो है दो नॉब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। कह सकते हैं टिश्यू का कलेक्शन होता है, ठीक है, टिश्यू का कलेक्शन होता है ऐसे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है भाई, ये भी कुछ हार्मोन को बनाता होगा। पैराथायराइड ग्लैंड है ये, ठीक है। ये क्या करता है, ये बनाता है हमारे लिए पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाता है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, इसके पीछे क्या था, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता था, पैराथायराइड से क्या निकलेगा, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन या फिर पैराथायराइड हार्मोन को निकालेगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग पीटीएच बोलते हैं। और जो थायराइड हार्मोन होता है ना, सॉरी, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ये पेप्टाइड नेचर का होता है। पेप्टाइड नेचर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्रोटीनीशियस होता है। ये प्रोटीनीशियस हार्मोन जो है ये होता है, इसी को जो है हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। प्रोटीनीशियस नेचर का होता है, ठीक है। ये कौन बना रहा है, पैराथायराइड हार्मोन जो है बना रहा होता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको पीटीएच बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके फंक्शन को अगर हम लोग देखें, पीटीएच हार्मोन के फंक्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो ये पीटीएच हार्मोन जो है इसका फंक्शन डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन कितना बनेगा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसका फंक्शन भी कितना बनेगा, तो ये तो चलो ठीक है, अच्छी बात है कि कितना बनेगा उसके ऊपर मतलब डिपेंड तो कर ही रहा है कि ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम लेवल रहेगा, ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये पैराथायराइड हार्मोन कितना बनेगा, ठीक है। उसके ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है। उसके साथ साथ में जो है कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है इसका फंक्शन भी, कि पैराथायराइड हार्मोन काम कैसे करेगा। तो सिंपली अगर हम लोग देखें ये काम क्या करता है, जो पीटीएच हार्मोन होता है, देखो हम लोगों ने इसके पीछे देखा था, इसके पहले टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन क्या कर रहा था, ये जो है ब्लड के अंदर से थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो पीछे की तरफ हम लोगों ने देखा था, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए ये क्या कर रहा था, यहां पर देख लीजिए, टीसीटी हार्मोन क्या करता था, ब्लड के अंदर क्या करता था, कैल्शियम आयन लेवल को गिराता था। मतलब ब्लड से कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करके जो है ये बोन के मैट्रिक्स में डिपॉजिट करवाता था, ब्लड से बोन में ले जाता था कैल्शियम आयन को, कौन, टीसीटी, ब्लड से बोन में कैल्शियम आयन को ले जाता था टीसीटी। और लेकिन अब यहाँ पर हमारा जो पीटीएच है, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ये पीटीएच हार्मोन क्या करता है, ये बोन से जो है कैल्शियम आयन को निकाल करके ले आता है वापस से ब्लड के अंदर, ठीक है, वापस से ब्लड के अंदर। देखो इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पीटीएच हार्मोन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इसका सिक्रीशन जो है कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे बॉडी के कह सकते हैं बॉडी फ्लूइड में या फिर ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन नॉर्मल है, ठीक है, कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन नॉर्मल है, तब पीटीएच हार्मोन क्या होगा, कम बनेगा, बहुत थोड़ा बनेगा, ठीक है। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन नॉर्मल है तो पीटीएच हार्मोन क्या होगा, कम बनेगा। लेकिन अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया,
मान लीजिए टीसीटी ने क्या किया, सारा कैल्शियम निकाल करके बोन को दे दिया। टीसीटी ने, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन ने क्या किया, ब्लड से सारा कैल्शियम निकाल करके बोन को दे दिया। तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो उस केस में जो है पीटीएस हार्मोन जो है ज्यादा बनना चालू कर देगा। पीटीएस हार्मोन ज्यादा, पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा बनेगा। अब ये क्या करता है, ये उसके जस्ट उल्टा काम करेगा। क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द बोन्स। ये बोन्स से, मान लो यहाँ पे मैं ऐसे बोन बना दो, ये बोन समझ लीजिए, ये बोन है, फिर से बना देता हूं मैं। ये बोन है, ठीक है। अब ये क्या करता है, बोन से जो है, ये आपका ब्लड वेसल है, तो ये बोन से क्या करेगा, बोन से कैल्शियम आयन को निकाल के किस में लेकर जाएगा, ब्लड के अंदर लेकर के जाएगा, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं, डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो भी मिनरल्स हमारे बोन्स के अंदर डिपॉजिट हुए थे, वहां से उनको तोड़ करके वापस से मेन स्ट्रीम में लेकर के आता है, मेन ब्लड स्ट्रीम में लेकर के आता है, बॉडी फ्लूइड में लेकर के आता है, ठीक है। और क्या कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल एंड द डाइजेस्टेड फूड। अब ये जो टीसीटी हुआ करता था, ये क्या करता था, ये जो है एक्स्ट्रा कैल्शियम आयन को जो है किडनी से फिल्टर करा करके यूरिन के फॉर्म में रिलीज करा देता था। लेकिन ये उल्टा काम करेगा, ये हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, जो डीसीटी वगैरह होते हैं हमारे किडनी से, क्या करेगा, ये कैल्शियम आयन को रीअब्सॉर्ब करवाएगा, रीअब्सॉर्ब करवा करके जो है ब्लड के अंदर वापस से भरेगा। क्योंकि ब्लड के अंदर क्या हो गया, कैल्शियम आयन की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। और डाइजेस्टेड फूड से भी, मतलब जो हम लोग खाना वाना खाते हैं, अगर उसके अंदर भी जो है कैल्शियम आयन है, तो वहां से भी एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम आयन को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। ओवरऑल हम लोग यही कह सकते हैं कि जो पीटीएस हार्मोन होता है, पीटीएस हार्मोन जो है ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। कैसा है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होता है, ठीक है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होता है। मतलब ये ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करेगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करेगा। वही लिखा है हमने, ये क्या होता है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होता है, दैट इज ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो पीटीएस हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, वहीं पर टीसीटी हार्मोन जो है ब्लड से कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। तो वही यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैंने नोट पॉइंट करके लिख करके बताया हुआ है कि पीटीएच विद द टीसीटी, ठीक है। पीटीएच हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, बॉडी में, या फिर हम लोग कह सकते हैं बॉडी फ्लूइड में, ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम आयन के लेवल को मेंटेन रखने का काम करेंगे। ज्यादा हो जाएगा तो टीसीटी निकाल के दे देगा बोन को, अगर कम हो जाएगा तो पीटीएच निकाल करके बोन से निकाल करके ब्लड में दे देगा, ठीक है। यही डायग्राम से बनाया, देखो टीसीटी क्या करता है, कैल्शियम आयन को ले जा रहा है बोन में, और पीटीएच क्या कर रहा है, कैल्शियम आयन को लेकर के आ रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, कह सकते हैं पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन हो गया, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन हो जाता है हमारा कौन सा, क्या फंक्शन हो जाता है पैराथायराइड हार्मोन का, ये जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ग्लैंड आता है थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड आता है, थाइमस ग्लैंड आता है, ठीक है। इसके फंक्शन को देखते हैं हम लोग। इसके फंक्शन, अगर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लोब्यूलर होता है। लोब्यूलर मतलब क्या होता है, लोब लाइक होता है, ठीक है, मतलब ऐसा गुच्छे के जैसा होता है, ठीक है, लोब लाइक होता है, ठीक है, लोब लाइक होता है। और लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, ये हमारी जो स्टर्नम बोन होती है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, तो स्टर्नम के जो है पीछे की तरफ होता है, ठीक है, थोरैसिक कैविटी में स्टर्नम बोन के पीछे की तरफ होता है। वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा, जो हमारा एओर्टा होता है, हार्ट का जो एओर्टा होता है उसी के जस्ट आगे की तरफ। अगर एरोटा के वेंट्रल बोल रहा है तो एरोटा मतलब हमारे हार्ट का जो मेन आर्टरी होता है, जिसको हम लोग एरोटा बोलते हैं, तो एरोटा के वेंट्रल साइड मतलब एरोटा के आगे की तरफ जो है प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे डायग्राम है, ये हमारा नीचे क्या है, ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर से एरोटा निकल रहा होगा, उसी के ऊपर की तरफ देखो ये क्या है, हमारा थाइमस ग्लैंड पाया जा रहा है, जिसको हमने यहाँ पर बाहर निकाल करके दिखाया हुआ है, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो एरोटा के जो है वेंट्रल साइड में पाया जाता है, और वैसे अगर देखा जाए तो बिहाइंड द स्टर्नम, मतलब स्टर्नम बोन के पीछे जो है ये पाया जाता है लंग्स के बीच में, ठीक है। दोनों लंग्स के, देखो ये लंग्स है, ये लंग्स है, दोनों लंग्स के बीच में जो है ये पाया जा रहा होता है। लोबुलर होता है मतलब ऐसा गुच्छे के जैसा होता है, ठीक है। देखो लोब में डिवाइडेड है, एक राइट लोब, मान लीजिए एक राइट लोब हो जाएगा और एक लेफ्ट लोब हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट लोब में जो है ये डिवाइडेड होता है, लोब में डिवाइडेड होता है, ठीक है।
फंक्शन की बात करें, अगर इसका मेन फंक्शन अगर हम लोग देखते हैं, ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी के लिए जो है इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने का काम करता है। क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने का काम करता है। इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने का काम मतलब ये हो गया भाई, ये जो है हमारे बॉडी में ऐसा काम करवाएगा जो है फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पैथोजन से जो है लड़ने का काम करेगा। ठीक है, ऐसे जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कराने का काम कर रहा होता है। ठीक है, और आगे बताएं, अगर हम लोग आगे देखें अगर, तो इसी वजह से ये हमारे बॉडी में कह सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम कर रहा होता है। इसी वजह से जो है हम लोग थाइमस को क्या बोलते हैं, क्राउन ऑफ इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। क्राउन ऑफ इम्यून सिस्टम, क्योंकि देखो ये क्राउन के जैसा थोड़ा सा दिखता है, इसकी वजह से इसको क्राउन ऑफ इम्यून सिस्टम बोला जाता है। और इसकी वजह से भी इसको बोला जाता है क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को भाई मतलब मेनली जो है यही इम्यून सिस्टम को बूस्ट कराने का काम ही कर रहा होता है। मतलब जो जितनी भी बीमारियों से हमारे अंदर जो लड़ने की क्षमता डेवलप होती है वो थाइमस ग्लैंड ही जो है करा रहा होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है, तो थाइमस ग्लैंड जो है थाइमोसिन हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है, थाइमोसिन हार्मोन बना रहा होता है। अब थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है भाई, हमने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। अब इम्यून सिस्टम को बूस्ट कैसे करता है, तो दो तरीके से करता है। ठीक है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को दो तरीके से जो है ये बूस्ट करने का काम करेगा। कैसे करता है देख रहे हैं हम लोग, देखिए क्या करता है। सबसे पहले तो क्या करता है, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। जो हमारी टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उनको क्या करता है, उनको मैच्योर करता है। ठीक, उनको मैच्योर करना थाइमस ग्लैंड के अंदर। अभी आप लोग जब 12th में जाएंगे तो 12th में जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वहां पर उनका मैच्योरेशन कहां पर होता है, फॉर्मेशन कहां पर होता है, वो सब जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है हमारे बोन मैरो में बनती है। कहां पर बनती है, बोन मैरो में बनती है। ठीक है, लेकिन अब कुछ बोन मैरो के अंदर जो लिम्फोसाइट सेल्स बनती है वहां से मूव करके हमारे थाइमस ग्लैंड के पास में जाती है। ठीक है, तो जो लिम्फोसाइट सेल बोन मैरो से बन करके थाइमस ग्लैंड के पास में चली जाती है उनको जो हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और जो बोन मैरो में ही रह जाती है उनको हम लोग बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको टी लिम्फोसाइट के बारे में देखना है जो कि बोन मैरो से बन करके कहां पे आ गई है, थाइमस ग्लैंड के पास में आ गई हैं। अब थाइमस ग्लैंड उनको क्या करेगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा, मैच्योर करेगा। ठीक है, मैच्योर करेगा और उसके साथ में जो है उनको अलग अलग फंक्शन, अलग अलग काम करने के लिए डिफरेंशिएट भी कर देगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में जो है टी लिम्फोसाइट को डिवाइड कर देगा, जैसे टी हेल्पर में, टी किलर में, टी मेमोरी में, अलग अलग टाइप के जो है लिम्फोसाइट्स में इनको डिफरेंशिएट कर देगा। और क्यों अलग अलग टाइप में डिवाइड इस वजह से कर रहा है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो है हम लोग कह सकते हैं अलग अलग इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो है अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमको अलग अलग लिम्फोसाइट्स की जरूरत होती है। इसी वजह से जो है ये अलग अलग लिम्फोसाइट्स को बनाने का काम कर रहा होता है। मतलब अलग अलग लिम्फोसाइट्स में इनको डिफरेंशिएट कर देगा, जैसे टी हेल्पर, टी किलर, टी मेमोरी। ठीक है, ऐसे ही जो है और भी 2-3 टाइप के टी लिम्फोसाइट सेल्स जो है ये बनाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये टी लिम्फोसाइट्स, ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये कह सकते हैं हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एक टाइप के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये एक टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, ये एक टाइप के सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे भाई ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कैसे करते हैं, तो देखिए जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, जब भी कभी हमारे बॉडी में फॉरेन पैथोजन, फॉरेन पार्टिकल जो हमको बीमार कर सकता है, जब भी हमारे बॉडी में आता है, बॉडी में ब्लड के थ्रू जब बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, तो ब्लड के अंदर ये टी लिम्फोसाइट सेल्स भी घूम रहे होते हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स भी ब्लड में घूम रहे होते हैं। टी लिम्फोसाइट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं WBC सेल्स। ठीक है, WBC सेल्स जो है ब्लड में घूम रहे होते हैं। जैसे फॉरेन पार्टिकल को देखते हैं उसको क्या करते हैं, उसको पकड़ करके जो है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक टाइप का सेल ही है टी लिम्फोसाइट, एक टाइप का सेल है, ये क्या कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। यहाँ पर कोई सेल डायरेक्टली जो है फॉरेन पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। तो इस वजह से इस टाइप की इम्यूनिटी को जो हम लोग बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही समझिएगा कि टी लिम्फोसाइट सेल्स डायरेक्टली कॉम्बैट में जो है इन्वॉल्व हो रही है, डायरेक्टली 1-to-1 जो है फॉरेन पार्टिकल से कॉम्बैट में इन्वॉल्व, मतलब उनसे डायरेक्टली लड़ करके उनको मारने का काम कर रही होती है। इसी वजह से इसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई सेल जो है वो डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व हो रही है आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, आपके इम्यून सिस्टम की जिम्मेदारी लेने के लिए ये जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इसी वजह से ऐसी इम्यूनिटी को बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जहां पर जो है लिम्फोसाइट सेल्स इन्वॉल्व होती है आपके इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है
दूसरा जो थाइमोसिन हार्मोन काम करता है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, हमारे जो ब्लड की प्लाज्मा सेल्स होती हैं उनके अंदर ये जा करके उनको स्टिमुलेट कराता है और बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट कराता है, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स और बी लिम्फोसाइट जो हमारे बोन मैरो में ही जो लिम्फोसाइट सेल्स रह गई थी उनको हम लोग बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, उनको स्टिमुलेट करवाता है और वहां से जो है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करवाता है, उनको बोलता है भाई कि एंटीबॉडीज बनाओ तुम लोग, ठीक है। ये कौन करवा रहा है, थाइमोसिन हार्मोन ही ये काम करवा रहा है, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को जो है ये इंक्रीज कराता है, स्टिमुलेट करवाता है। अब ये एंटीबॉडीज जब हमारे ये बी लिम्फोसाइट सेल्स और प्लाज्मा सेल्स जब एंटीबॉडीज बनाती हैं, ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज हमारे ब्लड के अंदर ऐसे सर्कुलेट होती रहती हैं और ये एंटीबॉडीज जो होती हैं, ये एंटीबॉडीज कोई सेल नहीं होती हैं, एंटीबॉडीज जो होती हैं ये प्रोटीन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती है, इस वजह से इसको हम लोग प्रोटीन पार्टिकल भी बोल सकते हैं, ये प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। अब ये प्रोटीन पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन पार्टिकल्स जो है फॉरेन पार्टिकल को, ये कह सकते हैं फॉरेन पैथोजन, जो हमारे लिए कह सकते हैं जो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी चीज जो हमारी बॉडी हमको जो है बीमार कर सकता है, उनको जो है रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। ये एंटीबॉडीज के पास कह सकते हैं ये ऐसा मतलब कह सकते हैं ऐसी टेक्निक होती है, ये हमारे बॉडी के सेल्स और फॉरेन सेल्स के बीच में जो है डिस्टिंग्विश कर सकती है, मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकती है। अगर हमारी बॉडी का सेल्स होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसको पहचान रहा कि ये हमारे घर का आदमी है, ठीक है। लेकिन कोई फॉरेन सेल आएगा तो उसको ये पहचान करके उसके साथ में जाकर के चिपक जाएगा और जैसे उससे चिपकेगा तो हमारे बॉडी को सिग्नल जाएगा, हमारे जो हमारे टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उनको सिग्नल जाएगा और उनसे बोलेंगे कि भाई ये फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करो। तो यहाँ पर जो है कौन इन्वॉल्व हो रहा है, एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हो रही होती हैं और ये कोई सेल नहीं है, ये ब्लड फ्लूइड के अंदर, ये ब्लड फ्लूइड के अंदर जो है ऐसे प्रोटीन पार्टिकल की तरह घूम रही होती हैं। इस वजह से इस टाइप की इम्यूनिटी को, जो कि एंटीबॉडीज की वजह से जो है हमारे बॉडी में बन रहा होता है, इसकी वजह से ऐसी इम्यूनिटी को जो है हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोला जाता है। ह्यूमोरल, ह्यूमर का मतलब यहाँ पर लिक्विड से है, ठीक है। तब लिक्विड से क्या मतलब हो रहा है, लिक्विड से मतलब यह है कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है ये प्रोटीन पार्टिकल से घूम रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई सेल इन्वॉल्व नहीं, यहाँ पर कौन इन्वॉल्व है, एंटीबॉडीज जो कि क्या है, प्रोटीन पार्टिकल्स है, ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को डिफेंस, मतलब कह सकते हैं हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसी वजह से ऐसी टाइप की इम्यूनिटी को जो हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है हमारे बॉडी को इम्यून बनाए रखने के लिए, हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाने के लिए, ठीक है। अब आगे देखें, अगर आगे देखते हैं तो एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है भाई, ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो थाइमस ग्लैंड होता है ये डिजेनरेट हो जाता है इन द ओल्ड इंडिविजुअल्स। जैसे मान लीजिए मैं ही हूं, अब जैसे जैसे मेरा उम्र जो है बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा थाइमस ग्लैंड क्या होता है, कमजोर होते जाता है, डिजेनरेट होते जाता है, धीरे 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 वो सिकुड़ते जाते हैं, उसकी सेल्स मरने लगती हैं, ठीक है। तो ऐसे एक उम्र के बाद जो है ये थाइमस ग्लैंड क्या होता है, मर ही जाता है, एकदम से खत्म हो जाता है, ठीक है। अब थाइमस ग्लैंड ही क्या करता था, थाइमोसिन बनाता था और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता था। अब जब थाइमस ग्लैंड ही नहीं रह जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम उतना बढ़िया काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो ओल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं या ओल्ड पर्सन्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो उनके पास जो है थाइमस ग्लैंड नहीं रह गया है, ठीक है, उनके पास थाइमस ग्लैंड नहीं रह गया। तो वही लिखा है जब थाइमस ग्लैंड ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स बिकम वीक इन ओल्ड पर्सन, जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर जो है इम्यून रिस्पांस कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जो है छोटी छोटी बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है अब उन जो है ढेर सारी अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता नहीं रह गई है, अलग अलग लिम्फोसाइट्स बनाने की क्षमता नहीं रह गई है। इस चक्कर में जो है उनका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो देखा हुआ था कि हम लोग 4 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने चारों ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन सा था, पीनियल ग्लैंड था, थायराइड ग्लैंड था, पैराथायराइड ग्लैंड था और हमारा थाइमस ग्लैंड था, ठीक है। अब ये चारों ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, चारों ग्लैंड्स के फंक्शंस के बारे में, चारों ग्लैंड्स के फंक्शन के बारे में पढ़ा और ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं और उनके हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है भाई तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में आकर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, और अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाकर के आप जो है
हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जाकर के आप जो है ये सारा जितना भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं उनका पीडीएफ नोट्स आप जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वहां पर भी जो है, अगर वहां से आकर के आप जो है अपने डाउट्स को, क्वेश्चंस को क्लियर करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप आकर के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो भाई लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ठीक है। तभी के लिए धन्यवाद।